Good morning, dear students. Today we will discuss about part 2 of hematology important questions for second semester. ठीक है कि अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 2 लेके आपके लिए आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और जिसकी प्रिपरेशन करके आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए चलते हैं। लास्ट हमने 22 क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमारा 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ साइन मैथ हेमोग्लोबिन मेथड। तो साइन मैथ हेमोग्लोबिन मेथड जो है इसका प्रिंसिपल मेरी प्रीवियस वीडियोस जो बनी हुई हैं उसके अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब है, वहाँ से आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। साइन मैथ हेमोग्लोबिन मेथड में क्या होता है कि जब हम हीमोग्लोबिन को साइन मैथ रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, वो मैथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर साइन मैथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मेजरमेंट हम क्लोरीमीटर पे 520 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर पे हम उसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएलसी। डीएलसी होता है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स हैं उन सभी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं और वो किस कंडीशंस में कम या ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, द डीएलसी डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट टेस्ट मेजर द इन्वेस्टिगेशन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स टाइप इन द ब्लड, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर होते हैं हम उनकी परसेंटेज को मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो जैसे न्यूट्रोफिल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वाइट ब्लड सेल्स में, उसकी परसेंटेज जो होती है 40 से 70 होती है, 70% होता है। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट होता है वो 20 से 40% होता है। उसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट की, वो 2 to 8% होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इस्नोफिल की, तो इस्नोफिल जो होता है वो हमारा कितना होता है 2 to 6% होता है। ठीक है, और उसके बाद बेसोफिल की बात करें तो 0 से 1% होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किए होते हैं। ठीक है, दिस टाइप टेल्स अबाउट this test tells about the existence of the immature white blood cells in the blood that may lead to abnormality like anemia, leukemia and infection। वो क्या कह रहा है कि जब हम अलग अलग ब्लड सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी परसेंटेज को काउंट करते हैं तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है कि कितनी मात्रा में वो वहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, या मिच्योर है या इमेच्योर है, तो वो किसको दर्शाता है, उसकी अबनॉर्मलिटीज़ को। कौन सी अबनॉर्मलिटीज़, लाइक एनीमिया, ल्यूकीमिया और इन्फेक्शन के बारे में वो हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर। कि ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर का प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। Automated hematology analyzers are state-of-the-art instrument which utilize as a combination of principles include, यानी कि वो क्या कह रहा है, ये क्या है, एक ऑटोमेटिक एनालाइजर है। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट है जिसका यूटिलाइजेशन हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड, कौन कौन से उसमें इंक्लूड होते हैं, लाइट स्कैटर, इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, फ्लोरोसेंट लाइट ऑब्जॉर्बेशन एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये सभी प्रिंसिपल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज़ प्री एनालिटिकल कंट्रोल। कि प्री एनालिटिकल कंट्रोल क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले, किसी काम को करने से पहले, जब हम किसी काम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो जो प्रोसेस फॉलो हम करते हैं उसको बोलते हैं प्री एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल फेज comprised of test selection, patient identification, collection of the samples, handling of the samples and sorting out, pipetting and centrifugation। यानी कि पेशेंट के हमारे लैब में आने से लेके और उसको सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस तक लेके जाने के बीच का जो काम होता है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके टेस्ट को सिलेक्ट करना, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, उसके लिए कितना सैंपल चाहिए, किस टाइप का सैंपल चाहिए, उसमें पिप्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा रीजेंट यूज़ करेंगे यानी कि उसको स्टोर करने के लिए सैंपल को, और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यानी कि उसमें से सीरम या प्लाज्मा कैसे निकालेंगे या उस निकालने तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्री एनालिटिकल। यानी कि लैब में टेस्ट करने से पहले का जो सारा प्रोसीजर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्री एनालिटिकल। ठीक है, उसके बाद इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स
इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक बनाया हुआ है, मैनुअल काउंटिंग ऑफ प्लेटलेट, उसमें इसके फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है, और एक जो है हेमाटोपोइसिस का एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके अंदर सभी ब्लड सेल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो कैसे बनते हैं, उसके फंक्शन क्या है, ये सभी आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, ये भी मैंने न्यू बार काउंटिंग चैम्बर का एक बनाया हुआ है लेक्चर, उसके अंदर है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसमें न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के बारे में प्रॉपर बताया गया है। ये एक ग्लास स्लाइड, हार्ड ग्लास स्लाइड का बना होता है, इसके बीच में जो है एच टाइप जो है काउंटिंग एरिया को एच टाइप डिवाइड किया होता है, जिसमें 2 काउंटिंग एरियाज होते हैं। एवरी काउंटिंग एरिया की जो डेप्थ होती है वो 0.1 mm की होती है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या है, 9 mm स्क्वेयर में इसको 9 स्क्वेयर्स में इसको डिवाइड किया होता है, 3 × 3, ठीक है, जिसमें क्या है 9 स्क्वेयर्स होते हैं, जिसमें से साइड 4 कॉर्नर्स में हम वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, और मिड को जो काउंटिंग एरिया होता है, मिड सेल जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। ये वहाँ जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन द रेंज ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं होते, ठीक है, तो सेम ही रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, सभी की नॉर्मल वैल्यू इसमें मेंशन करनी है, ठीक है, ये याद रखना। परसेंटेज में आएगी, जैसे कि न्यूट्रोफिल जो है वो कितना है, 40 से 70%। उसके बाद लिम्फोसाइट कितना है, वो है हमारा 20 से 40%। उसके बाद मोनोसाइट है 2 से 8%। उसके बाद इसिनोफिल है 2 से 6%। उसके बाद बेसोफिल है 0 to 1%, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गिव द कंपोजिशन ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स की कंपोजिशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में है, आरबीसी काउंटिंग बाय मैनुअल मेथड में, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो। उसके बाद है व्हाट आर द ल्यूकोसाइट्स, मेंशन देयर रोल इन द मेंटेनिंग डिफेंस मैकेनिज्म। ल्यूकोसाइट क्या है, ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होती है, ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद रोल क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या काम करते हैं, बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। ये भी एक प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको स्टडी कर सकते हो। इनलिस्ट द वेरियस एरर एनकाउंटर इन द हेमेटोसाइटोमेट्री, यानी कि जब हेमेटोसाइटोमेट्री यानी कि हम ब्लड के अंदर सेल्स को काउंट करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, डिवाइस एरर, अगर हमारा जो डिवाइस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं लाइक ए सेल काउंटर, वो अगर ठीक नहीं है या माइक्रोस्कोप ठीक नहीं है तो उस वजह से भी एरर आ सकती है। मैनुअल एरर्स, यानी कि जो हम डेल्यूशंस वगैरह बनाते हैं। मैथमेटिकल एरर्स, कैलकुलेशन जब हम करते हैं वो एरर्स। सैम्पल प्रिपरेशन एरर्स, अगर हम सैंपल को कम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। नॉन सस्पेंडिंग एंड द सैंपल प्रॉपरली, अगर हम सैंपल को प्रॉपरली नहीं डालते हैं या उसको मिक्स नहीं करते हैं। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द सेल्स एंड डेब्रीज, और अगर हम डेब्रीज और सेल्स के बीच में, डेब्रीज होती हैं फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, सेल्स के अलावा कोई पार्टिकल्स है अगर हम उसको भी सेल्स में काउंट कर लेते हैं तो भी हमारे जो है एरर आ सकती है रिजल्ट्स में। नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, और अगर हम जो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, जो मेथड है, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो भी उसमें एरर आ सकती हैं, ठीक है। व्हाट आर हीमोग्लोबिनोपैथी, भाई हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है, हीमोग्लोबिनोपैथी भी क्या है, ये एक डिसऑर्डर है ब्लड का जिसमें अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जिसकी लेस होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स। तो इसका भी लास्ट में एक प्रीवियस लेक्चर में इसकी कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, प्लेटलेट्स की क्या है, वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यू क्या है, और उसके बाद प्लाज्मा
की डेफिनेशन, कितना % हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर कौन कौन सी अदर सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सभी इसमें आएंगे। ये एक प्रीवियस लेक्चर है बनाया हुआ है, उसको देखें, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑटोमेटेड एनालाइजर ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि जो हम ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर यूज़ करते हैं उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो कोई भी इक्विपमेंट है अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही रहते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं कि इससे जल्दी काम हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को हम जल्दी लगा सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, स्पीड एंड एफिशिएंसी हैंडलिंग फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी कि हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास हैं तो उसको हम एफिशिएंसी के साथ और स्पीड के साथ उस काम को जल्दी कर सकते हैं। एक्यूरेसी प्रिसीजन इन द क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट, और क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ इसको कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी आती है। एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, और एक ही जगह पे हम मल्टीपल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हम हेमेटोलॉजी एनालाइजर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सैंपल जब हम लगाएंगे हीमोग्राम के लिए, सीबीसी के लिए, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, सीबीसी में कौन कौन सा हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ठीक है, रेड सेल इंडीज वगैरह, ये सभी उसमें हो जाएंगे, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टेस्ट हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट, और हमें कम लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। मैनुअल में काम करेंगे तो ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा टेक्नीशियन चाहिए, और अगर हम ऑटोमेटिकली एनालाइजर के साथ काम करते हैं तो हमें वहाँ पे लेस लेबर की या स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। इनवैल्यूएबल फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द रेड सेल इंडीज, वही बात आ गई ना, रेड सेल इंडीज की भी हम एक्यूरेसी के साथ उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक रेड सेल इंडीज कौन कौन सी होती हैं, एमसीएच, एमसीएचसी और एमसीवी, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, रेड सेल इंडेज में आते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज अगर हम यूज करते हैं तो फ्लैगिंग ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट डिमांड लेबर इंस्टेंसिव मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड स्मीयर, यानी कि हम जो ब्लड स्मीयर से जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं वो हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल जो है वो मैनुअल डिमांड आ जाती है, तो उससे हम उसको कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। कमेंट ऑन रेड सेल मॉर्फोलॉजी कैन नॉट बी जनरेटेड, अगर रेड सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो अबनॉर्मल है तो उसके ऊपर ऑटोमेटेड एनालाइजर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं जनरेट करेगा, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि भाई वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल है तो वो किस टाइप का है ये नहीं बता सकता वो, ठीक है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एरनेसली इंक्रीज इन डिक्रीज रिजल्ट्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस फैक्टर, और अगर कोई चीज़ उसमें इंटरफेयर कर जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे रिजल्ट्स में एरर आ सकती है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा कम दिखा सकता है। एक्सपेंसिव विद हाई रनिंग कॉस्ट, और ये क्या है, मेथड क्या है, ऑटो एनालाइजर क्या है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसकी रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर मैनुअल, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे इजी वे में, और नहीं समझ में आते तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके और इसको देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट आर प्लेटलेट्स, इनलिस्ट देयर फंक्शन, ये ऑलरेडी हो चुका है मैनुअल मेथड, मैनुअल एस्टिमेशन ऑफ प्लेटलेट्स में, या न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के द्वारा जो हम प्लेटलेट करते हैं मैनुअल मेथड से, उसमें मैंने इसको बताया हुआ है कि प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स के बारे में तो आपको जो है हीमोपोइसिस के अंदर भी इसको डिस्क्राइब किया गया, इसके फंक्शन क्या है। प्लेटलेट क्या होता है, एक टिनी सेल्स होता है जो हमारे ब्लड सेल्स में सबसे छोटा है, ये मेगा कैरियोसाइट्स के ब्लास्ट होने से बनता है, इसका लाइफ स्पेन जो है 2 to 4 डेज होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख होती है। और इसके फंक्शंस क्या है, इसका मेन फंक्शंस होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, जब हमारी सरफेस किसी फॉरेन सरफेस के साथ, हमारी स्किन जो है फॉरेन सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जब रैप्चर हो जाती है तो वहाँ पे
क्या करता है, एग्रीगेट होकर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। ये इसका फंक्शन है मेन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। राइट ए नोट ऑन द काउंटिंग ऑफ आरबीसी, ये भी प्रीवियस लेक्चर बना हुआ है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग और प्लेटलेट काउंटिंग्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आपके 10 नंबर में आने वाले होते हैं, ठीक है। राइट ए नोट ऑन एसिड हेमेटिन मेथड, सालीज मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक लेक्चर बना हुआ है सालीज मेथड के ऊपर, ठीक है। ये 10 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके जो इसके लिए इसकी स्पेशल वीडियो बनाई गई है उसमें देख लें, आपको अच्छी तरह से ईजिली समझ में आ जाएगा। मेंशन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटलेट्स, इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देख लीजिए प्लेटलेट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कि कब ये इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, वो कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें ये बढ़ जाता है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम, डिस्क्राइब 2 ब्लड डिसऑर्डर कॉज बाय द अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, कि कोई 2 ब्लड डिसऑर्डर बताओ जिसमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी जो है अबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, नंबर 1 है इसमें एनीसाइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ द साइज ऑफ आरबीसीज वेरीज इन द सेम ब्लड फिल्म्स बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स इट इज़ टर्म्ड एनियोसाइटोसिस, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि अगर एक ही ब्लड फिल्म के अंदर आरबीसीज का साइज वेरी करता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कंडीशंस को क्या कहेंगे, एनियोसाइटोसिस, ठीक है। यानी एनी टाइप ऑफ साइज ऑफ सेल्स, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, मैक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक वो सब। पिकेलोसाइटोसिस, व्हेन द शेप ऑफ आरबीसी वेरी फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि बाइकनकेव शेप का होता है, राउंड बाइकनकेव शेप का होता है आरबीसी, तो उसकी शेप सेम ना होके, नॉर्मल ना होके, अब नॉर्मल और छोटी बड़ी वेरिएशन कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पिकेलोसाइटोसिस। इन द ब्लड फिल्म इट इज़ टर्म्ड पिकेलोसाइटोसिस। उसके बाद इंक्लूजन इन द आरबीसी, अबनॉर्मल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग द स्टेनिंग करेक्टरिस्टिक्स, और इसको कब देख सकते हैं हम, जब हम उसको स्टेन करेंगे, आरबीसी को स्टेन करने के बाद हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं अबनॉर्मल, जैसे कि माइक्रोसाइटिक जिसमें बहुत छोटा हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक जिसमें आरबीसी नॉर्मल स्ट्रक्चर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारे इसके अंदर हैं, सिगार टाइप हो जाएगा, टीयर ड्रॉप सेल्स टाइप हो जाएगा, तो बहुत सारी वेरी मॉर्फोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं अगर हम आरबीसी में देखते हैं तो। उसके बाद है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, इसके ऊपर भी पूरा एक लेक्चर बना हुआ है कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये कंप्लेंट आई थी कुछ बच्चों की कि आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो आप उनमें से मैनुअली नोट्स बना सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा लिखा होता है, वहाँ से आप मैनुअली नोट्स बना के उसको समझ सकते हैं, ईजिली आपके समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी नोट्स के साथ उसको समझाया गया है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या होते हैं, जो है O2 CO2 को कैरी करना, लंग से टिश्यू तक ले जाना, टिश्यू से लंग्स में लेके आना, अदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उनको कैरी करना, अदर प्रोटीन्स को अपने साथ कैरी करना, ठीक है, ये काम होता है हेमोग्लोबिन का। हाउ डज SEM का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स इज ए मेथड यूज टू इवेल्यूएट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके अंदर जो एरर है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन्स इज द एब्रिवेटिव एज SEM, यानी कि स्टैंडर्ड एरर मीन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, मेंशन अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल काउंटर, कि भी ब्लड सेल काउंटर के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें कई तरह के हैं, जो लास्ट प्रिंसिपल में ही मैंने बताए थे, एप्चर इम्पिडेंस चेंज, ब्लड सेल सेंसिंग्स, कल्चर काउंटर, उसके बाद फ्लो साइटोमेट्री सेल्स काउंटर, ऑप्टिकल फ्लो साइटोमेट्री सेंसिंग, ये सभी टाइप्स के जो है सेल काउंटर हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द न्यूबार काउंटिंग चैम्बर इन ब्रीफ। इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रॉपर लेक्चर बनाया हुआ है बहुत ही ईजी वे में, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। डिस्क्राइब आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड विद इट्स यूज़, इसका यूज़ क्या है, आरबीसी काउंटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, दैट्स इट।
उसके बाद डाइल्यूटिंग फ्लूइड को पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया, इसकी कंपोजिशन भी है। आप आरबीसी काउंटिंग बाय मैनुअल मेथड में जाके इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पीपेट, इसके ऊपर भी शायद लेक्चर बना हुआ है, नहीं बना तो मैं इसको समझा देता हूँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पीपेट क्या होती हैं, ये बहुत बार और आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पीपेट्स को एक्सप्लेन करना है ड्रॉ करके, ठीक है। आरबीसी पीपेट क्या होती है, ये ग्लास की बनी होती है, थोमा पीपेट भी हम इसको बोलते हैं। इसके ऊपर जो मार्किंग होती है वो 0.5 से लेके 0.1 एंड लास्ट में जो है ग्लास बल्ब जो होता है, आरबीसी बल्ब जो होता है, उसके बाद की जो मार्किंग होती है 101 की होती है, ठीक है। इसमें हम जो फ्लूइड को और ब्लड को मिक्स करते हैं तो उसकी डाइल्यूशन बनती है 1:200। इसका यूज़ हम करते हैं आरबीसी काउंटिंग और प्लेटलेट काउंटिंग के लिए। डब्ल्यूबीसी थोमा पिपेट जो है, इसका जो मार्किंग होती है वो 0.5 से लेके 11 तक होती है, बल्ब के बाद जो होता है 11 मार्क होता है। इसका यूज़ हम डब्ल्यूबीसी डाइल्यूशन के लिए करते हैं, 1:20 की डाइल्यूशन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आरबीसी पिपेट को आरबीसी काउंट के लिए यूज़ करते हैं, डब्ल्यूबीसी पिपेट को डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए यूज़ करते हैं। आरबीसी पीपेट के अंदर रेड बीट होता है, यानी कांच के टुकड़े जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्लास के टुकड़े होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। आरबीसी पीपेट बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी पीपेट छोटी होती है साइज में, उसका बल्ब जो है वो छोटा होता है। उसके बाद बात करते हैं गिव द परसेंटेज ऑफ कंप्लीट इन द डीएलसी इन द नॉर्मल ह्यूमन, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट की परसेंटेज क्या होती है, जो मैं ऑलरेडी इस लेक्चर में बता चुका हूँ और प्रीवियस लेक्चर्स जो बने हुए हैं उसमें भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ साइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड, इसका प्रिंसिपल भी हो चुका है, प्रोसीजर भी बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको इजीली समझ सकते हैं, 10 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। राइट द कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज, कि भी वो कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में बताइए जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में बताया हुआ है, लाइक हैवी एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ठीक है, और ल्यूकेमिया की कंडीशंस में वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। गिव द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है क्यों ज़्यादा होता है, इसके ऊपर लेक्चर है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसमें दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके इसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इम्पीडेंस मेथड, कि इम्पीडेंस मेथड का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे, इन विच ए नॉन डाइल्यूशन ऑफ सेल्स इज सस्पेंशन पास थ्रू ए स्मॉल और ऑरिफिस, ठीक है, एक स्मॉल ऑरिफिस यानी कि छोटे से होल के अंदर से उसको ब्लड सेल्स को पास करवाया जाता है 1 by 1, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काउंट होता है और वो उसके साइज़ के आधार पे उसको काउंट करते हैं फिर कि वो कितना रेजिस्टेंस ले रहा है, उसमें से रेजिस्टेंस कितना है उसका। द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द डाइल्यूट सर्व एज ए कंडक्टर फॉर द कंसेंट इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड अंदर चैम्बर में होता है एक बाहर होता है, तो जब ब्लड सेल्स उसके अंदर से पास होता है तो वो क्या करता है उस इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, तो उस रोकने का प्रोसेस कितना देर तक है और कितना है उससे के थ्रू हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर ऑटो एनालाइजर्स एंड गिव देयर यूजेज, कि भाई ऑटो एनालाइजर क्या है और इसके यूजेज क्या हैं। तो ऑटो एनालाइजर क्या है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि जिसके अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे या वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम उसके नंबर को, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को, उसके जो है अलग अलग डिजीज़ के अंदर हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑटोमेटेड एनालाइजर इज एज ए मेडिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट designed to measure various substance and other characteristics in a number of biological samples quick with the minimum human assistance। वो क्या कर रहा है कि ये एक ऑटोमेटिक एनालाइजर है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर हम वेरियस सब्सटेंस को उसकी करेक्टरिस्टिक के आधार पे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स के आधार पे हम उसको एग्जामिन कर सकें लेस ह्यूमन असिस्टेंस के साथ, यानी कि लेबर की
कम रिक्वायरमेंट के साथ या कम स्टाफ के साथ हम उसको कर सकें। दीज मेजर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स मे बी यूजफुल इन द डायग्नोस्टिक ऑफ डिसीज। तो क्या कह रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ को मापते हैं, मेजर करते हैं, या फिर कोई अदर फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, जो क्या है डिजीज़ के डायग्नोज में हेल्प करता है। इसके यूजेस क्या है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर आर यूज टू रन टेस्ट ऑन ब्लड सैंपल, कि ब्लड सैंपल से टेस्ट को रन करने के लिए, नंबर ऑफ टेस्ट को रन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द मेडिकल फील्ड टू डू वाइट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, रेटिकुलोसाइट एनालिसिस एंड द कोगुलेशन टेस्ट। इससे जो है ये सभी टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मीन्स द हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू और नॉन वैल्यू। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब है कि भाई जो ट्रू रिजल्ट्स हैं उसकी वैल्यू का पता चले, और वो रिजल्ट्स क्या है क्लोज टू नॉन वैल्यू को, जो हमें पता है उसके नियर बाई हो। प्रिसीजन क्या, ऑन द अदर हैंड मेजर हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू वन अनदर। वो क्या कह रहा है कि किसी ने एक टेस्ट लगाया उसी में से, फिर उसी में से दूसरे ने लगाया, तो उनकी जो है सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके नियर बाई आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं प्रिसीजन। दे आर बोथ यूजफुल वे टू ट्रैक एंड द रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट रिजल्ट। ये दोनों क्या हैं, बहुत ही यूजफुल हैं, किसके लिए, किसी प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स की रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ऑफन यूज द इंटरचेंजेबली इन नॉर्मल लाइफ, और इन दोनों को जो है चेंज कर करके एक दूसरे की जगह पे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और जो जो मैंने बीच में आपको बताया है कि इस टॉपिक के ऊपर इस क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में दिया गया है, तो आप उन वीडियोस को देख के उनके आंसर्स को लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, और होप सो कि भाई आप अच्छे नंबर से इस सब्जेक्ट्स में पास हों, और ये सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, इनसे आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो इनको याद करके। तो मेरा फिर से एक बार सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि भी जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसकी हेल्प से जो है अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ले सकें। और जनरल नॉलेज के लिए भी आप अपने कलीग्स को इसको